हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के सेशन में देखिए जनवरी 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को वन लाइनर फॉर्म में यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। डेली करंट अफेयर में सारे करंट अफेयर मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाए थे। डेली करंट अफेयर अगर आप नहीं देखते हैं तो रोज आपको मॉर्निंग में 6 बजे क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डेली करंट अफेयर मिलता है, उसे भी वॉच कीजिए क्योंकि जितनी भी एग्जाम से सारे करंट अफेयर आपको डेली करंट अफेयर से ही देखने को मिलेंगे। यहां पर हम बात कर रहे हैं जनवरी 2025 के टॉप 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, जिनको हम यहां पर वन लाइनर में फटाक से रैपिड रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए एंड तक देखिएगा पूरे सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आज के मंथली करंट अफेयर का, जनवरी 2025 का। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए साल में 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है टेनिस की। टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट है। सबसे पहले साल में आयोजित किया जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर आयोजित किया जाता है फ्रेंच ओपन, थर्ड है विंबलडन ओपन और सबसे आखिरी में साल में आयोजित किया जाता है जिसे कहा जाता है अमेरिकी ओपन। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम में से अभी जनवरी के एंड में आयोजित किया गया ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025, और इसमें जो मेन सिंगल है उसका खिताब अपने नाम किया है जेनिक सिनर ने, इटली के प्लेयर हैं। देखिए आपको मेन सिंगल और विमेन सिंगल के जो विनर हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हम उनको याद करेंगे और रनर अप की यहां पर बात करेंगे। तो जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के फाइनल में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराया, जो कि जर्मनी के टेनिस प्लेयर हैं। तो विनर हो गए जेनिक सिनर इटली और रनर अप हो गए अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, कहां के? जर्मनी के। विमेन कैटेगरी की बात करें तो यह खिताब अपने नाम किया है मेडिसन कीज ने, अमेरिकी टेनिस प्लेयर है, और इन्होंने फाइनल में हराया बेलारूस की टेनिस प्लेयर जिनका नाम है आरेना सबालेका। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मेन सिंगल में विनर जेनिक सिनर, रनर अप अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। विमेन सिंगल में विनर मेडिसन कीज और रनर अप आरेना सबालेका। हाल ही में किस पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त प्रसिद्ध हार्ट सर्जन का निधन हो गया? तो हार्ट सर्जन जिनका हाल ही में निधन हो गया और पद्मश्री प्राप्त करता थे, जनवरी 2025 में इनका निधन हुआ है के.एम. चेरियन। अब यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया में फर्स्ट कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी करने वाले पहले सर्जन थे, हार्ट सर्जन थे। कौन? इनका नाम है के.एम. चेरियन। जनवरी 2025 में इनका निधन हो गया। चिकित्सा के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए चेरियन को पद्मश्री दिया जा चुका है 1991 में। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हो गया है जनवरी 2025 में। हाल ही में 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिए गए हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली जनवरी 2025 में पद्म अवार्ड को अनाउंस किया गया था और ऑल ओवर पद्म अवार्ड दिए गए हैं 139। इन 139 पद्म अवार्ड में से 139 में से 7 दिए गए हैं पद्म विभूषण, जो हमारा क्वेश्चन भी है, 19 दिए गए पद्म भूषण और 113 दिए गए हैं पद्मश्री। यहां पर हम 7 पद्म विभूषण की बात कर लेते हैं कि किन किन को दिया गया। रिपीट करता हूं, टोटल पद्म अवार्ड कितने दिए गए? 139। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? 7। पद्म भूषण दिया गया 19 लोगों को और पद्मश्री दिया गया 113 लोगों को। 7 पद्म विभूषण जिन्हें दिए गए हैं, यहां पर एक बार उनके नाम देख लेते हैं। दुर्वुर नागेश्वर रेड्डी, चिकित्सा के क्षेत्र से तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। रिटायर जस्टिस जगदीश सिंह खेहर, सार्वजनिक कार्य या पब्लिक अफेयर के लिए इन्हें दिया गया, चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पहले सिख चीफ जस्टिस रहे हैं जगदीश सिंह खेहर। कुमुदिनी रजनीकांत लखिया, कला के क्षेत्र में गुजरात से हैं, कथक नृत्यांगना। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला के क्षेत्र से कर्नाटका, वायलिन वादक। एम.टी. वासुदेवन नायर, इनकी बात करें तो मलयालम लेखक है, बहुत ही फेमस, केरल से। ओसामू सुजुकी, जो कि मरणोपरांत दिया गया है ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए, जापानी व्यक्ति है। और शारदा सिन्हा, बिहार की कोयल कहलाती है, लोक गायिका है, बहुत ही फेमस, बिहार की कला के क्षेत्र में इन्हें अवार्ड दिया गया है। तो ये 7 लोग हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया है हाल ही में 2025 में।
ठीक है। ऑल ओवर पद्म अवार्ड कितने दिए गए? 139। हाल ही में यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड सूची में भारत के कौन से 2 शहर जोड़े गए हैं? तो यूनेस्को द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। इसमें इंडिया के 2 प्लेसेस या शहरों को पहली बार जोड़ा गया और ये 2 प्लेसेस है उदयपुर राजस्थान और मध्य प्रदेश का इंदौर। दोनों ही जगह पर आपको झीलें काफी संरक्षित किया गया है यहां पर झीलों को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उदयपुर की बात करें तो पिछोला झील उदयपुर में देखने को मिलती है, फतेह सागर और काफी सारी है। इंदौर में देखें तो सिरपुर तालाब पहले से ही एक रामसर साइट है। तो इस तरीके से दोनों ही शहरों ने जो वेटलैंड है उसके संरक्षण के लिए अच्छा काम किया है और सही तरीके से इनको यूज किया है। तो इसीलिए यूनेस्को के द्वारा वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया जनवरी मंथ में, उदयपुर और इंदौर को। हाल ही में आईसीसी अवार्ड 2024 में विमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है? तो देखिए जनवरी में आईसीसी के द्वारा 2024 के लिए अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं। इसमें विमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो यह अवार्ड दिया गया इंडिया की स्मृति मंधाना को। अदर अवार्ड भी देख लेते हैं आईसीसी के जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए दिया गया जसप्रीत बुमराह को। विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 दिया गया मैली केर, ये है न्यूजीलैंड की प्लेयर। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए भी जसप्रीत बुमराह को दिया गया और मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब दिया गया अजमातुल्ला ओमरजई को, जो कि अफगानिस्तानी प्लेयर है। तो आईसीसी के ये कुछ अवार्ड हैं जो कि आईसीसी के द्वारा दिए गए 2024 की बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर आईसीसी ने इन्हें अनाउंस किया था। क्वेश्चन हमारा विमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर से है, तो ये कौन? स्मृति मंधाना। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस देश को मलेरिया फ्री घोषित किया है? तो डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में मलेरिया फ्री घोषित किया है जॉर्जिया को, और जॉर्जिया 45वां देश है जो कि मलेरिया फ्री घोषित किया गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा। अगर किसी भी देश में कोई भी पर्टिकुलर डिसीज के 3 साल तक मामले देखने को नहीं मिलते तो उस देश को किसी भी डिसीज से फ्री घोषित किया जा सकता है। अब जॉर्जिया में पिछले 3 साल से कोई भी रजिस्टर्ड मामला नहीं है मलेरिया का। मलेरिया आपको पता है मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग है, मच्छरों के काटने से फैलता है। अफ्रीकी देशों में काफी ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में मलेरिया फ्री घोषित किया जिस देश को, वो है जॉर्जिया, और मलेरिया फ्री होने वाला ये 45वां देश है। रिपब्लिक डे परेड 2025 में स्टेट और यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज या पहला स्थान किस राज्य की झांकी को दिया गया? तो अभी रिपब्लिक डे पर आपको पता है दिल्ली में जो परेड हुई थी, अलग अलग राज्यों की झांकियों ने पार्टिसिपेट किया। तो यहां पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी की जो कैटेगरी है झांकियों के लिए, उसमें पहला स्थान दिया गया है यूपी की झांकी को, और उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी वो महाकुंभ 2025 पर आधारित थी। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास इसकी थीम है। सेकेंड प्राइज दिया गया है त्रिपुरा को, अनंत श्रद्धा। त्रिपुरा में 14 देवताओं की जो पूजा होती है, खारची पूजा, इससे संबंधित झांकी थी। और तीसरा प्राइज दिया गया आंध्र प्रदेश के खिलौने पर आधारित झांकी थी, और इस खिलौने का नाम है इटी कोप्पका खिलौना है वहां का, जिसे 2017 में जीआई टैग दिया जा चुका है। इस खिलौने की विशेषता है कि इसमें शार्प एजेस नहीं होते, तो बच्चों के लिए बहुत सेफ है। तो इटी कोप्पका बोम्मालू झांकी है इको फ्रेंडली वुडन टॉयज की, जो कि आंध्र प्रदेश के टॉयज है। तो इसकी झांकी को तीसरा स्थान दिया गया है रिपब्लिक डे परेड में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की झांकियों की कैटेगरी में। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। हाल ही में आई स्पोर्ट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आई स्पोर्ट पोर्टल की बात करें तो इसे लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है सेबी को, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी पूरे भारत में जो शेयर मार्केट है ना उसको रेगुलेट करने वाली एक ऑथेंटिक संस्था है, एक वैधानिक संस्था है। इसने एक पोर्टल लॉन्च किया, आई स्पोर्ट पोर्टल।
इसमें होगा ये कि कोई भी अपनी शिकायत को इस पोर्टल पर डायरेक्ट दर्ज करवा सकता है। अगर स्पेशली जो टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं ना, जैसे हम एप्लीकेशन पे बाय सेल कर रहे हैं और एप्लीकेशन बंद हो गया, दिक्कत आ गई, तो हमारा तो लॉस हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति iSpot पोर्टल पर। तो इसे लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को। किस इंडियन नेवल शिप ने हाल ही में मॉरिशस में 25,000 स्क्वायर नॉटिकल मिल्स का हाइड्रोग्राफिक सर्वे पूरा किया है? तो क्योंकि देखिए मॉरिशस हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, तो उसने अपने यहाँ पर जो कोस्टल एरिया है, जो कोस्टल एरिया की बाउंड्री है, वहां पर 25,000 स्क्वायर नॉटिकल मिल्स के सर्वेक्षण के लिए भारत से अनुरोध किया था। तो इंडिया ने एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है आईएनएस सर्वेक्षक के माध्यम से। आईएनएस सर्वेक्षक जो कि इंडिया का जहाज है, युद्धपोत, इसको भेजा गया था और इसने मॉरिशस में यह हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया है। नगोबा जतारा त्योहार भारत में कहां मनाया जाता है? तो नगोबा जतारा त्योहार मनाया जाता है तेलंगाना में। तेलंगाना का एक पर्टिकुलर प्लेस है कैसलापुर, यहां पर इसे 8 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। तो जनवरी के एंड में ये शुरू हुआ था। वहां पर सर्प देवता जिनका नाम है नगोबा, इनकी पूजा की जाती है तेलंगाना के मूल निवासियों के द्वारा और इससे नाम दिया जाता है नगोबा जात्रा। गोंड समुदाय जो जनजाति है तेलंगाना में, उसकी जो कबीले हैं वो इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं और 8 दिन तक ये त्योहार चलता है। जनवरी और फरवरी के शुरुआत में इसका आयोजन किया गया है तेलंगाना के कैसलापुर में। नाम क्या है? नगोबा जतारा। देखिए यहां पर समझिएगा, डेली करंट अफेयर मैं आपको रोज बहुत ही डिटेल में पढ़ाता हूं। अगर आप वो नहीं देखते हैं तो वो वीडियो भी जाकर देखिएगा। डेली करंट अफेयर को वॉच करने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन डेली करंट अफेयर से ही पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर के। ओके, और वहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं टॉप 100, उनको हम यहां पर इस सीरीज में हर मंथ कवर करते हैं। यहां पर हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं और डेली करंट अफेयर में मैं आपको बहुत ही डिटेल में सारे करंट अफेयर को डिस्कस करवाता हूं। इसके अलावा देखिए स्टैटिक पोर्शन से भी आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, है ना, पॉलिटी, आपको हर सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखिए करंट अफेयर में आपका यहाँ पर सब कवर करवा देता हूँ, डेली करंट अफेयर में भी करवा देता हूँ, मंथली करंट अफेयर का आपको वीडियो मिल जाता है। इसके अलावा आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ना चाहते हैं तो आप 100 आवर जीएस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी स्टैटिक सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स, इन सभी को आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक्स के माध्यम से, बहुत ही इजी कंसेप्ट के माध्यम से पूरा कवर करवाया गया है। 100 आवर जीएस का कोर्स है, 100 घंटे में आपके सारे सब्जेक्ट बहुत ही इजीली आपको रटा जाएंगे। तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट इसे अवेल कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में। इसके अलावा करंट अफेयर के लिए आप वन स्टॉप सॉल्यूशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ईयरली पैकेज है 2025 का, जहां पर आपको हर मंथ की अपडेटेड ई बुक मिल जाएगी, ईयरली करंट अफेयर की बुक मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यह आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको 99 रुपीज का कूपन कोड जनरेट हो जाएगा और वो 99 रुपीज का ऑफ आप अदर कोर्सेस पर ले सकते हैं। तो आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। हाल ही में चर्चा में रहा लेजिम फोक डांस किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए अभी लेजिम फोक डांस चर्चा में रहा था क्योंकि एक मूवी का ट्रेलर आया था, छावा, विकी कौशल की मूवी है। उसमें क्या हुआ था कि विकी कौशल को यह डांस करता हुआ दिखाया गया था। महाराष्ट्र का लोक नृत्य है छावा, सॉरी लेजिम, है ना, जो कि छावा मूवी में दिखाया गया। अब हुआ यह कि लेजिम लोक नृत्य ना वो नर्तकों के द्वारा किए जाते हैं, जो डांसर होते हैं वो। तो मूवी में एक जो महाराज थे, संभाजी महाराज, उनको डांस करते हुए दिखाया गया, जो कि एथिकली देखा जाए तो गलत है, राजा नहीं करते थे डांस। तो इसीलिए मूवी से विवाद हुआ और मूवी से उस गाने को हटा दिया गया। तो लेजिम लोक नृत्य बहुत सुर्खियों में था। महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र में हर ओकेशन पर रिलीजन जो फेस्टिवल होते हैं, गणेश जी की जो यात्रा होती है, अदर जो फेस्टिवल होते हैं, उसमें लेजिम
लोक नृत्य किया जाता है। देखिए, एक लकड़ी की छड़ी होती है और मेटल की प्लेट्स होती है, इनसे बना हुआ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है लेजिम, और इसको लेकर डांस किया जाता है, इसलिए डांस का नाम पड़ा लेजिम लोक नृत्य। कहां पर फेमस है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य। सुर्खियों में क्यों था यह भी मैंने आपको बता दिया। हाल ही में केंद्र सरकार ने एमएसएमई सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किस स्कीम को मंजूरी दी है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम को हाल ही में मंजूरी प्रदान की। इससे होगा यह कि कोई भी जो इंटरप्राइजेस है, जिनको अपने प्लांट लगाना है, मशीनरी खरीदना है ताकि मैन्युफैक्चरिंग कर सके, उनको जब लोन चाहिए होगा ना, तो लोन की गारंटी 60% तक गारंटी गवर्नमेंट बियर करेगी। देखिए, लोन देने वाली जो कंपनी होती है उसको रिस्क होता है कि कहीं जिसको हम लोन दे रहे हैं वो डूब नहीं जाए, तो ये 60% का रिस्क बियर करेगी गवर्नमेंट। अगर वो इंटरप्राइजेस डूब जाता है तो गवर्नमेंट 60% तक रिटर्न दे देगी बीमा कंपनी को। तो एमएसएमई सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम को हाल ही में मंजूरी प्रदान की। भारत के पहले मानवीय जलमग्न मिशन का नाम क्या है? तो भारत के पहले ह्यूमन अंडर वाटर मिशन की बात करें तो इसे नाम दिया गया है समुद्रयान। मानव रहित मिशन है, मानव को समुद्र की गहराइयों में 6000 मीटर की गहराई में भेजा जाएगा कैप्सूल के माध्यम से। मत्स्य 6000, इसको नाम दिया गया है, एक सबमर्सिबल है, एक कैप्सूल के जैसा, पनडुब्बी आप समझ लो, गोल गोल। तो उससे मानव को समुद्र की गहराई में भेजा जाएगा 6000 मीटर तक, और वहां पर जाकर खनिजों का पता लगाया जा सकता है, जो कि जो बहुत ही बोल सकते हैं रेयर मेटल है, उनका पता लगाना, समुद्री क्षेत्रों का अध्ययन करना, समुद्र का रिसर्च करना, है ना, और रिसर्च को बढ़ावा देना, यह मुख्य उद्देश्य होगा पहले मानवीय जलमग्न मिशन का। इसको नाम दिया गया समुद्रयान, ठीक है। और जो भेजा जाएगा उसका नाम है मत्स्य 6000। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट भारत में पहली बार कब लाया गया था? आपको पता है सैफ अली खान जो कि एक्टर हैं, फिल्म अभिनेता हैं, उनकी भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में 15,000 करोड़ की संपत्ति एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत गवर्नमेंट के अंडर में जारी। तो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट काफी सुर्खियों में था, यह 1968 में लाया गया था। इसके तहत इंडिया का ऐसा कोई व्यक्ति जो कि संघर्ष के समय में इंडिया को छोड़कर शत्रु राष्ट्रों में चले जाता है, जो एनिमी कंट्रीज है, दो हैं अभी, चाइना और पाकिस्तान। अगर यहां चला जाता है तो उसकी इंडिया में जो संपत्ति है वो जब्त कर लेती है इंडियन गवर्नमेंट, वो चली जाती है इंडियन गवर्नमेंट के पास। तो ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 में इसे लाया गया था। तो इसी के तहत, क्योंकि जो सैफ अली खान के एंसेस्टर्स हैं भोपाल के, वो कभी पाकिस्तान चले गए थे आजादी के समय, और वो संपत्ति उनकी थी, तो 15,000 करोड़ की जो संपत्ति है वो गवर्नमेंट के हाथ में आने वाली है। हालांकि अभी केस चल रहा है, अगर केस सैफ अली खान हार जाते हैं तो फिर वो गवर्नमेंट ले लेगी। तो 1968 में लाया गया था एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। डेली करंट अफेयर में मैंने आपको सैफ अली खान के जो एंसेस्टर्स है, जहां से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, उनके बारे में बहुत ही डिटेल में चार्ट के साथ बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और जिसने नहीं देखा, डेली करंट अफेयर को फॉलो करो, ठीक है, बहुत सारी चीजें वहां पर आपको समझने को मिलेगी। विमेन्स हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला खिताब किसने जीता है? तो देखिए, ये पहला एडिशन है विमेन्स हॉकी इंडिया लीग, पहला ही एडिशन है 2024-25, और इसका खिताब जीता है ओडिशा वॉरियर ने। ओडिशा वॉरियर ने तुरमा हॉकी क्लब को फाइनल में हराकर विमेन्स हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब जीता है। तो विनर हो जाती है ओडिशा वॉरियर और रनर अप हो जाती है सुरमा हॉकी क्लब। हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कितने बच्चों को प्रदान किया गया? तो भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 अनाउंस किए, जो कि इस साल 17 बच्चों को दिए गए। ऐसे बच्चे जो कि 5 से 18 साल तक की एज के हैं,
उनको साइंस, आर्ट, ब्रेवरी, है ना, समाज सेवा, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा दिया जाता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। 2025 के लिए यह अवार्ड दिया गया है 17 लोगों को। देखिए, दिया इस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है और प्रदान कौन करता है, तो द्रौपदी मुर्मू जी करती, जो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो प्रदान करते हैं। तो शुरुआत की गई थी 1996 में 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए। हाल ही में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किए गए हैं राजेश निर्वाण। ठीक है, सिविल एविएशन सिक्योरिटी की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जो एयरपोर्ट्स होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, है ना, उनकी सिक्योरिटी के लिए काम करना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को लागू करवाना, ये काम होता है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का। इसके नए डायरेक्टर जनरल कौन? राजेश निर्वाण। और ये जो संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत काम करती है इंडिया में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किस समिट की सह अध्यक्ष था? फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ करेंगे। तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, एक समिट होने वाली है फ्रांस में, फरवरी में होगी, 10 फरवरी के आसपास, 10-11 फरवरी 2025 को। तो उसकी सह अध्यक्षता करेंगे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ। और ये जो समिट है यह है एआई सेफ्टी समिट, जो कि पेरिस में आयोजित हो रही है 2025 में। 2023 में एआई के लिए इस समिट की शुरुआत की गई थी, एआई सेफ्टी समिट, और पहली समिट का आयोजन 2023 में यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। और नेक्स्ट ईयर 2024 में साउथ कोरिया के सियोल में सेकेंड समिट आयोजित की गई। अब थर्ड एआई सेफ्टी समिट का आयोजन कहां किया जा रहा है? फ्रांस के पेरिस में। अध्यक्ष फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन और सह अध्यक्षता करेंगे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी। हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का नया बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया? इंडियन क्रिकेट टीम के नए बैटिंग कोच के रूप में अपॉइंट किया गया है सितांशु कोटक को। किसे? सितांशु कोटक। देखिए, ये बैटिंग कोच है पर्टिकुलर। अगर हम मेंस क्रिकेट टीम के ऑल ओवर मुख्य कोच की बात करें तो ये है वर्तमान में गौतम गंभीर। और अगर हम करंट इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम के कोच की बात करें तो ये अमोल मजूमदार है, ये मुख्य कोच है। लेकिन इंडियन मेल क्रिकेट टीम का नया बैटिंग कोच कौन बना? तो यह है सितांशु कोटक। हाल ही में फिडे रैंकिंग में भारत के सबसे उच्च रैंक वाले चेस प्लेयर कौन बने हैं? तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की एक रैंकिंग होती है फिडे रैंकिंग। ठीक है, चेस रैंकिंग के आधार पर इस रैंकिंग को तैयार किया जाता है। पूरे वर्ल्ड के चेस प्लेयर कलेक्ट किए जाते हैं और उनको रैंक दी जाती है। अब फिडे रैंकिंग में भारत के सबसे उच्च रैंक वाले जो चेस प्लेयर हैं वो बने हैं डी गुकेश। फिडे रैंकिंग में ये लास्ट मंथ जनवरी में चौथे स्थान पर आ गए थे। इंडिया से टॉप पर है, ऑल ओवर चौथे स्थान पर इंडिया से इस रैंकिंग में सबसे टॉप खिलाड़ी बने हैं डी गुकेश। तो फिडे रैंकिंग में 2784 अंक के साथ डी गुकेश विश्व के टॉप प्लेयर्स में चौथे स्थान पर। पांचवें स्थान पर भारत के ही अर्जुन एरिगेसी। पहले स्थान पर कौन? तो पहले पर मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, 2832.5 अंक हैं इनके। हिकारू नाकामुरा अमेरिकी चेस प्लेयर 2802 और फेबियानो कारुआना अमेरिकी चेस प्लेयर 2798। ये अंक है। चेस में जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है अंक बढ़ते जाते हैं। तो टॉप प्लेयर हैं मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के। इंडिया के डी गुकेश चौथे नंबर पर हैं, लेकिन इंडिया से टॉप पर है। 2025 में इसी साल डी गुकेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया और यह अवार्ड पाने वाले सबसे कम उम्र के चेस प्लेयर बने हैं कौन? डी गुकेश। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025। हाल ही में सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को।
सीआरपीएफ की बात करें, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, 1939 में अंग्रेजों के शासनकाल में स्थापित हुआ था। तब यह क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था। आजादी के बाद 1949 में इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ किया गया। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, भारत का एक अर्धसैनिक बल है। इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए, डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। खो खो वर्ल्ड कप 2025 में मेंस और विमेन दोनों ही कैटेगरी का खिताब किसने जीता है? तो आपको पता होना चाहिए कि इस साल पहला खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया है 2025 में, और इंडिया में इसका आयोजन हुआ। इसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान थे, है ना। तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 में मेंस और विमेंस दोनों ही कैटेगरी का खिताब इंडिया ने जीता है, और दोनों ही कैटेगरी में हमने नेपाल को हराकर, नेपाल की खो खो टीम को हराकर यह खिताब जीता। तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 में मेंस और विमेंस कैटेगरी में विनर हो गया इंडिया, और दोनों ही कैटेगरी में रनर अप कौन, तो यह है नेपाल की खो खो टीम। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से प्रेसिडेंट हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जनवरी में अमेरिकी प्रेसिडेंट पद की शपथ ली थी, और ये अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट बने हैं। इसके पहले 46th प्रेसिडेंट जो बाइडेन थे, और इनके पहले एक बार पहले भी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट के रूप में पद संभाल चुके हैं, और अब ये डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है 47वें प्रेसिडेंट, कहां के, अमेरिका के। ओके, अभी आपको पता है 2024 के लिए टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिकी प्रेसिडेंट। हाल ही में भारत के किस हेरिटेज साइट को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट 2025 में शामिल किया गया? तो यूनेस्को एक वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड है, वो एक लिस्ट जारी करता है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट। 2025 में जो लिस्ट आई ना, उसमें भारत के 2 प्लेसेस को शामिल किया गया। एक तो मूसी नदी के किनारे जो ऐतिहासिक भवन है, उनको शामिल किया गया तेलंगाना में, और इसके अलावा बुर्ज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम, गुजरात के भुज में जो भुज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम है, इसको भी जगह दी गई है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट 2025 में। तो इंडिया के 2 प्लेसेस शामिल किए गए। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का पार्टनर स्टेट बना है? तो ब्रिक्स के पार्टनर स्टेट के रूप में नियुक्त किया गया है नाइजीरिया को, पार्टनर स्टेट बना है। ब्रिक्स के सदस्यों की बात करें तो 11 सदस्य देश हैं ब्रिक्स में, ठीक है। अभी रिसेंटली इंडोनेशिया जनवरी 2025 में ब्रिक्स में शामिल हुआ था, है ना। तो इंडोनेशिया 11वां सदस्य देश बना था। तो नाइजीरिया पार्टनर स्टेट बना है किसका, ब्रिक्स का। एक अफ्रीकी देश है नाइजीरिया। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में किस टीम ने विदर्भ को हराकर खिताब जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी जो कि क्रिकेट की प्रतियोगिता है, 2024-25 में इसका खिताब कर्नाटका ने अपने नाम किया है, ठीक है। कर्नाटका ने विदर्भ को 36 रन से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता। फाइनल गुजरात के वडोदरा में कोटाम्बी स्टेडियम में खेला गया था। इसके पहले 2023-24 का जो खिताब है विजय हजारे ट्रॉफी का, वो हरियाणा ने राजस्थान को हराकर अपने नाम किया था। और सबसे पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी शुरू की गई 1993-1994 में, यह पहला एडिशन था। और अभी 2024-25 का खिताब कर्नाटका ने जीता, फाइनल में विदर्भ को हराकर। हाल ही में लॉन्च किए गए एंटिटी लॉकर डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस मंत्रालय ने विकसित किया है? तो एंटिटी लॉकर डिजिटल प्लेटफॉर्म को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। एंटिटी लॉकर है, पहले डिजी लॉकर लाया गया था और अब लाया गया है एंटिटी लॉकर। जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी एनजीओस हैं, वो अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स को एंटिटी लॉकर में रख सकते हैं और एक ही क्लिक पर एक्सेस कर सकते हैं। तो सुविधा के लिए एंटिटी लॉकर को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। हाल ही में किस राज्य ने कवचम सिस्टम को लॉन्च किया है?
तो देखिए कवचम के फुल फॉर्म से आपको राज्य पता चल जाएगा, केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम। इसे लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है केरला स्टेट को। केरला ने क्या किया है कि अपने यहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक सिस्टम लॉन्च किया है कवचम के नाम का, ताकि पहले से ही किसी भी प्रकार के डिजास्टर का पूर्वानुमान लगाया जा सके और रक्षा की जा सके अपने क्षेत्रों की, लोगों की। और एक मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है कवचम, लॉन्च किया है किसने? केरला ने। पहली ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस राज्य में होने जा रहा है? तो पहली ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है गुजरात में। कहां किया गया? गुजरात में यह कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। 2036 में देखिए उद्देश्य क्या है, 2036 में इंडिया चाह रहा है कि हम ओलंपिक का आयोजन करवाएं। तो ये जो ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई गुजरात के गांधीनगर में, इस चीज पर बेस्ड थी कि क्या हम 2036 में ओलंपिक का आयोजन करवाने की कंडीशन में हैं। अगर हम ओलंपिक का आयोजन करवाते हैं तो जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे उसको टेम्पररी बनाएं या फिर परमानेंट कर दें, ताकि आगे भी जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए उसको यूज किया जाए। पहले जो हमने कॉमनवेल्थ वगैरह गेम्स आयोजित करवाए हैं, उससे सीख कर क्या हम आगे स्टेप ले सकते हैं, क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या ओलंपिक का आयोजन कराना हमारी जो पैसा है उस पर बोझ तो नहीं बनेगा सरकार के संचित निधि पर। तो इन सभी मुद्दों पर यहां पर डिस्कशन के लिए ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया गया था गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है। हाल ही में किस संस्थान का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर रखा गया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर, यह नाम रखा गया है सेंट्रल तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट का। ठीक है, जो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है, राजमुंदरी में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। तो इसका नाम बदलकर अब रखा गया है नया नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। अभी तक क्या होता था कि सेंट्रल तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, यहां पर केवल तंबाकू पर रिसर्च होती थी। लेकिन अब यहां पर रिसर्च का दायरा बढ़ाया गया और हल्दी, मिर्ची, अरंडी और अश्वगंधा 4 और कमर्शियल क्रॉप्स को यहां पर ऐड किया जाएगा। तो ऑल ओवर 5 क्रॉप्स पर अब रिसर्च की जाएगी, इसलिए नाम बदलकर किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। ठीक है। 1947 में तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया था राजमुंदरी में। तंबाकू का पहले अभी तक रिसर्च किया जाता था तंबाकू पर, लेकिन अब अदर 4 कमर्शियल क्रॉप्स पर भी रिसर्च किया जा सकेगा। ऑल ओवर 5 क्रॉप्स, तंबाकू तो है ही, इसके अलावा हल्दी, मिर्ची, अरंडी और अश्वगंधा, तो 5 क्रॉप पर अब यहां पर रिसर्च किया जा सकेगा। इसके बाद आइए, हाल ही में किस राज्य के सीएम ने भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए देने की योजना शुरू की है? तो यह राज्य हो जाता है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम है विष्णुदेव साई। इन्होंने अनाउंस किया है राज्य में एक स्कीम को जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि कल्याण योजना। इस योजना के तहत राज्य के जितने भी भूमिहीन मजदूर हैं, किसान हैं, उनको राज्य सरकार 10,000 रुपए वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली है। भारत की फर्स्ट इंडिजिनियस सर्जिकल टेले रोबोटिक सिस्टम का क्या नाम है? तो भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित सर्जिकल टेले रोबोटिक सिस्टम को नाम दिया गया है SSI मंत्रा। देखिए होगा क्या इसके तहत, मान लीजिए कोई पेशेंट जयपुर में बैठा है और कोई सर्जन है जो कि दिल्ली में है। अब दिल्ली का सर्जन दिल्ली में रहते हुए ही जयपुर के किसी भी मरीज की या पेशेंट की सर्जरी कर सकता है। किसके माध्यम से? ये जो स्वदेशी रूप से विकसित सर्जिकल टेले रोबोटिक सिस्टम है, इसके माध्यम से। तो ये इंडिया का पहला है स्वदेशी रूप से निर्मित सर्जिकल टेले रोबोटिक सिस्टम, जिसको नाम दिया गया SSI मंत्रा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? अच्छा, इंडेक्स किस आधार पर तैयार किया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है आपके सामने। तो किस देश की सैन्य क्षमता कितनी ज्यादा है, सेना कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, इस आधार पर तैयार किया जाता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को।
अब क्षमता किस आधार पर नापी जाती है? तो आर्मी में जवानों की संख्या कितनी ज्यादा है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी अच्छी है, वेपन्स कितने ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी के यूज किए जा रहे हैं, इन सभी डायमेंशंस के आधार पर किसी भी देश की आर्मी कितनी ज्यादा पावरफुल है, यह नापता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। 2025 के इंडेक्स में इंडिया को 4th रैंक पर रखा गया है। पहली बार इस इंडेक्स की शुरुआत की गई थी 2006 में। 2025 में जो इंडेक्स का रैंक आई है उसमें 145 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया। सबसे पावरफुल आर्मी देखने को मिलती है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग अमेरिका की। सेकंड पर आता है रशिया, थर्ड पर आता है चीन की आर्मी और फोर्थ पर है इंडियन आर्मी। 145 कंट्रीज में से सबसे आखिरी में रखा गया है भूटान देश को, भूटान की आर्मी को। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक क्या है? 4th। हाल ही में आयरलैंड के नए पीएम के रूप में कौन चुने गए? आयरलैंड के नए पीएम के रूप में अपॉइंट किया गया है माइकल मार्टिन को। ये आयरलैंड के नए पीएम बने हैं हाल ही में। 6th इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो मिलेट्स जानते हैं क्या होता है? मोटा अनाज, ज्वार बाजरा मक्का रागी, ये मोटा अनाज है। इनको इंटरनेशनली प्रमोट करने के लिए इनके जो किसान हैं जो कि मोटे अनाज का उत्पादन करते हैं, या फिर जितने भी किसान हैं उनको मोटे अनाज के उत्पादन के प्रति अवेयर करना, लोगों को अवेयर करना कि भाई बहुत अच्छे पोषक तत्व देखने को मिलते हैं मोटे अनाज में। इसीलिए इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2017 में। 2025 में इसके 6th एडिशन का हाल ही में आयोजन किया गया कर्नाटका के बेंगलुरु में। 6th इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल 2025 कर्नाटका के बेंगलुरु में आयोजित किया गया। शुरुआत कब? 2017 में। आपको पता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया जा चुका है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 घोषित किया गया था मोटे अनाज पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में यूनाइटेड नेशन के द्वारा। पांगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल कहां आयोजित किया जाता है? तो पांगसाउ पास या दर्रा यह देखने को मिलता है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में, और यहीं पर इसके आसपास जो स्थानीय समुदाय है वो एक फेस्टिवल मनाते हैं, पांगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल। ठीक है, अगर हम पास की बात करें तो यह 1136 मीटर की ऊंचाई पर इंडिया और म्यांमार की सीमा पर अरुणाचल प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है। अहोम जब असम में इंटर कर रहे थे 13वीं शताब्दी में, तब उन्होंने पांगसाउ पास का ही यूज किया था। तो यह पास है अरुणाचल प्रदेश राज्य में, और इसी पर आयोजित किया जाता है पांगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल, जो कि जनवरी माह में हाल ही में आयोजित किया गया। स्थानीय संस्कृति को प्रमोट करना, टूरिज्म को बढ़ावा देना इस फेस्टिवल को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 13 जनवरी को पीएम ने जम्मू कश्मीर में जेड मोड टनल का इनॉग्रेशन किया। इसकी लंबाई कितनी है? तो जेड मोड टनल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। भारत के पीएम ने नरेंद्र मोदी ने जनवरी मंथ में इसका इनॉग्रेशन किया। 6.5 किलोमीटर लंबी टनल है। नेशनल हाईवे 1 जो कि श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे है, इस पर 2 प्लेसेस गगनगिर और सोनमर्ग के बीच में जम्मू कश्मीर राज्य में 2 लेन की एक टनल देखने को मिलती है जिसका नाम है जेड मोड टनल। और लंबाई पूछी जाती है कितनी है, तो ये 6.5 किलोमीटर। इसकी टोटल लागत आई है 2378 करोड़ रुपए। तो जम्मू कश्मीर में जेड मोड टनल 6.5 किलोमीटर लंबी, भारत के पीएम ने हाल ही में इसका इनॉग्रेशन किया NH1 पर। प्रयागराज में 13 जनवरी से कुंभ मेला शुरू हुआ। यूनेस्को के द्वारा किस वर्ष कुंभ मेले को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया था? तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में यूनेस्को ने कुंभ मेले को शामिल किया था 2017 में। कब? 2017। आपको पता है इंडिया में 4 जगह कुंभ लगता है। सबसे उत्तर में हरिद्वार गंगा नदी का, दक्षिण में चलते हैं प्रयागराज अभी चल रहा है त्रिवेणी संगम, और दक्षिण में आते हैं उज्जैन में शिप्रा, और सबसे दक्षिण में नासिक गोदावरी के तट पर। यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के
लिस्ट में शामिल किया गया था कुंभ को 2017 में। प्यूमा इंडिया ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है पीवी सिंधु। प्यूमा इंडिया की बैडमिंटन से संबंधित जो एसेसरीज है उनको प्रमोट करती हुई नजर आएगी पीवी सिंधु, ये बनी है ब्रांड एम्बेसडर। पीवी सिंधु की बात करें तो ओलंपिक मेडल, 2 ओलंपिक में लगातार मेडल जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी। इन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था बैडमिंटन में और टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। काफी अवार्ड भी पीवी सिंधु को दिए जा चुके हैं, जैसे 2013 में अर्जुन अवार्ड, 2015 में पद्मश्री, 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और 2020 में पद्म भूषण। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी प्यूमा इंडिया की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है अमिताभ कांत को। नाम सुना है? नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं और जो G20 सम्मेलन हुआ था 2023 में इंडिया में, उसमें G20 शेरपा अमिताभ कांत थे। इनकी हाल ही में एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी। G20 जो अध्यक्षता इंडिया ने की, जो आयोजन हुआ सम्मेलन का, उस पर बेस्ड बुक है अमिताभ कांत की। रूस ने भारत के कुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए एक परमाणु रिएक्टर भारत या परमाणु रिएक्टर पोत भारत भेजा है। कुननकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कुननकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 6 यूनिट है, यहां पर 6 रिएक्टर देखने को मिलते हैं जिसकी टोटल विद्युत उत्पादन क्षमता 6000 मेगावाट है, हर एक की 1000 मेगावाट। हाल ही में जो 6th नंबर का रिएक्टर है ना, उसके लिए परमाणु रिएक्टर पोत रूस ने इंडिया भेजा है, कुडमकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां स्थित है? तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर स्थापित किया गया है तेलंगाना के निजामाबाद में। और नेशनल टर्मरिक बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं हाल ही में पहले अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी। तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड कहां स्थापित किया गया? तेलंगाना के निजामाबाद में। और पहले अध्यक्ष कौन? पल्ले गंगा रेड्डी। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2024 के लिए किसे अवार्ड दिया गया? तो आईसीसी हर मंथ के लिए अवार्ड देती है मेंस प्लेयर और विमेंस प्लेयर का। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2024 के लिए दिया गया जसप्रीत बुमराह को, इंडियन फास्ट बॉलर। और वहीं पर आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें दिसंबर 2024 के लिए, अनाउंसमेंट जनवरी में हुआ है, ठीक है, इसलिए अभी हम पढ़ रहे हैं। तो आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें दिसंबर 2024 के लिए, तो ये एनाबेल सदरलैंड है, जो कि ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट प्लेयर है। तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2024 के लिए जसप्रीत बुमराह और विमेन के लिए एनाबेला सदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलेटिक्स कमीशन की चेयरपर्सन कौन बनी है? तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया अंजू बॉबी जॉर्ज को। भारत में बहुत ही फेमस लॉन्ग जंप की खिलाड़ी है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला। 2003 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अर्जुन अवार्ड इन्हें दिया जा चुका है 2002 में, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2003 और पद्मश्री दिया गया था 2004। अंजू बॉबी जॉर्ज लॉन्ग जंप की खिलाड़ी है। कर्च स्ट्रेट या कर्च जल संधि किन 2 समुद्रों को जोड़ती है? तो कर्च स्ट्रेट की बात करें, जल डमरू मध्य की बात करें, तो ये यूरोप में देखने को मिलता है और ये ब्लैक सी और अजोव सागर को जोड़ता है। काला सागर और अजोव सागर को जोड़ता है कर्च जल डमरू मध्य। अभी सुर्खियों में इसलिए था क्योंकि यहां पर 2 टैंकर की टक्कर के कारण समुद्री क्षेत्र में जो तेल का रिसाव हुआ है, कर्च जल डमरू वाले क्षेत्र में, जल डमरू मध्य वाले क्षेत्र में,
वहां पर तेल को क्लीन करने के लिए एक इमरजेंसी टास्क फोर्स गठित की है रशिया ने। तो कर्च जल डमरू मध्य सुर्खियों में था, दो सागर को जोड़ता है, काला सागर और अजो सागर, और यूरोप में देखने को मिलता है। हाल ही में जोरान मिलेनोविच किस देश के प्रेसिडेंट के रूप में फिर से चुने गए? तो जोरान मिलेनोविच की बात करें तो ये क्रोएशिया के हाल ही में एक बार फिर से प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए हैं, जनवरी 2025 में। भारत के 76th रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट कौन बने हैं? तो भारत के 76th रिपब्लिक डे पर इस बार चीफ गेस्ट थे 2025 में प्रबोवो सुबियांतो। कहां के हैं? इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। 2024 में हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? फ्रांस के प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रो। और अब इंडोनेशिया के प्रबोवो सुबियांतो रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए गए थे 26 जनवरी के दिन। हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपको पता है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन हुआ था ओडिशा के भुवनेश्वर में। वहां पर 2025 के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया गया डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। सऊदी अरब में एक इंडियन फिजिशियन है, बहुत ही फेमस सऊदी अरब के, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, जिन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। इस बार 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया जनवरी 2025 में ओडिशा के भुवनेश्वर में। और सबसे पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत हुई थी 2003 में। महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। उसके उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और 2 साल में एक बार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। शुरुआत 2003 में, 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। कहां पर? ओडिशा के भुवनेश्वर। और यहीं पर प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 किसे दिया गया? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। हाल ही में ट्रैक एंड फील्ड न्यूज द्वारा किस खिलाड़ी को बेस्ट मेल जेवलिन थ्रोअर इन द वर्ल्ड 2024 का खिताब दिया गया? तो एक अमेरिकी न्यूज एजेंसी है जो कि ट्रैक एंड फील्ड न्यूज नाम की अमेरिकी पत्रिका है, न्यूज एजेंसी है। इसने बेस्ट मेल जेवलिन थ्रोअर इन द वर्ल्ड 2024 का खिताब दिया है भारत के नीरज चोपड़ा को, जेवलिन थ्रोअर खिलाड़ी। वनडे में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो वनडे में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है स्मृति मंधाना। इनके नाम में एक और रिकॉर्ड है, लास्ट ईयर एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली भी दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी। 2024 में इन्होंने 4 शतक मारे हैं एक साल में, और ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना। और 4000 रन वनडे में सबसे तेज बनाने वाली खिलाड़ी भी कौन बनी? स्मृति मंधाना, इंडिया की। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 का जो एक साल का फाइनेंशियल ईयर था, उसमें भारत की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में 15.84% की वृद्धि हुई है। देखिए, दिसंबर 2024 तक भारत की कुल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 209 गीगावाट थी। वहीं अगर उसे हम दिसंबर 2023 से कैलकुलेट करें तो तब हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 180.80 गीगावाट थी। मतलब अब जो 209 गीगावाट हो गई है, परसेंटेज में वृद्धि देखिए एक साल में, तो वो 15.84% है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में एक साल में 15.84% की वृद्धि हुई है। भारत में हर साल आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो इंडिया में हर साल आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, आर्मी डे हर साल। 77th इंडियन आर्मी डे मनाया गया 15 जनवरी को। 2025 की थीम की बात करें तो समर्थ भारत सक्षम सेना 2025 में इंडियन आर्मी डे की थीम है। 77वां इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया गया।
इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारत ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? तो आपको पता है इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ था 2023 में अक्टूबर में। वहां से इंडियंस को निकालने के लिए हमने जो ऑपरेशन चलाया था इंडियन गवर्नमेंट ने, वो ऑपरेशन अजय है। अभी सुर्खियों में क्यों है? जनवरी में इजराइल और हमास के मध्य युद्ध विराम समझौता हुआ था, जिसके तहत दोनों ने युद्ध विराम किया 42 दिनों का, और एक दूसरे के जो बंदी बनाए हुए लोग हैं उनको एक्सचेंज करने पर इनकी सहमति बनी है, इजराइल और हमास की। तो यहां पर जब युद्ध छिड़ा था तो इंडियन गवर्नमेंट ने 2023 के एंड में, अक्टूबर 2023 में ऑपरेशन अजय चलाया था ताकि इंडियंस को वहां से निकाला जा सके। सिक्स्थ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है, कहां स्थापित की गई? तो सिक्स्थ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है, इसे पंचेत हिल पर स्थापित किया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है। अभी तक हमारे पास 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी पूरे इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल लद्दाख, उत्तराखंड के नैनीताल में, राजस्थान के माउंट आबू में, पुणे के गिरबानी हिल्स पर और तमिलनाडु के कवलूर में। तो ये 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हमारे पास पहले से थी। छठी अब स्थापित की गई है पश्चिम बंगाल के पंचेत हिल पर। आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाएगा यहां से, है ना। ग्रहों का अध्ययन किया जाएगा, अंतरिक्ष का अध्ययन किया जा सकता है ऑब्जर्वेटरी से। तो छठी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहां स्थापित की गई? पंचेत हिल, पुरुलिया, जो कि देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल राज्य में। एचएमपीवी वायरस का पहला मामला कर्नाटक के बेंगलुरु में मिला है। एचएमपीवी वायरस का पूर्ण रूप क्या है? तो एचएमपीवी वायरस की बात करें जिसका पहला मामला मिला कर्नाटक के बेंगलुरु में। आपको पता है चाइना में ये अभी बहुत तेजी से फैला था और एक बार फिर से पूरी दुनिया डर गई थी कि कोविड जैसा कुछ ना ले आए, क्योंकि ये अनाप शनाप खाते हैं और फिर उल्टे सीधे वायरस ले आते हैं। तो एचएमपीवी वायरस का पहला मामला कर्नाटक के बेंगलुरु में इंडिया में मिला था। एचएमपीवी की बात करें तो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस इसका फुल फॉर्म है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन फ्यूल रन इंजन किसने विकसित किया है? तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन फ्यूल रन इंजन को डेवलप करने का श्रेय दिया जाता है इंडिया को। देखिए और भी देश है जो कि हाइड्रोजन फ्यूल के माध्यम से इंजन को संचालित कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी कैपेसिटी देखें इंजन की तो वो 500 से 600 हार्स पावर के इंजन का ही यूज कर रहे हैं। अब इंडिया ने जो इंजन बनाया है हाइड्रोजन फ्यूल रन इंजन, उसकी शक्ति है 1200 हॉर्स पावर। अब इसका ट्रायल रन किया जाएगा जिंद और सोनीपत पर हरियाणा में। सक्सेस हो जाता है तो भैया सबसे तेज, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन फ्यूल रन इंजन किसके पास होगा? इंडिया के पास। जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, चीन, 4 ही देश ऐसे हैं जो कि हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें चलाते हैं, हाइड्रोजन से ट्रेनें संचालित करते हैं। अब इनकी श्रेणी में आएगा इंडिया और सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली इंडिया का रहेगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? किस देश का पासपोर्ट कितना ज्यादा पावरफुल है, मतलब बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल के कितने अधिक देशों तक किसी देश के पासपोर्ट से यात्रा कर सकते हैं, इस आधार पर देखा जाता है कि पासपोर्ट कितना पावरफुल है। यही हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है। 199 देशों के पासपोर्ट को यह कैलकुलेट करता है हर साल और इसकी साल में 2-3 रिपोर्ट आती है। अभी 2025 के शुरुआत में जनवरी की आई है, तो 2025 के इंडेक्स में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडियन पासपोर्ट को 85th रैंक पर रखा गया है 199 देशों में। भारत के पासपोर्ट से फ्री वीजा या वीजा ऑन अराइवल के 57 देशों में यात्रा की जा सकती, मतलब कहीं ना कहीं देशों का ट्रस्ट है हमारे पासपोर्ट पर। तो भारत की रैंक पहले 80 थी लास्ट ईयर और अब ये गिरकर हो गई है 85। पहली रैंक है सिंगापुर के पासपोर्ट की, जहां पर सिंगापुर के पासपोर्ट से सबसे ज्यादा देशों में यात्रा की जा सकती है बिना वीजा के।
सबसे पहली बार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था 2006 में। 2025 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 85 रैंक पर रखा गया, 85। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने कितने मैचों से जीता है? तो बॉर्डर गावस्कर टेस्ट ट्रॉफी जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में खेली जाती है, उसको ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से अपने नाम किया। 3 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने जीते, 1 हमने जीता और 1 ड्रॉ हो गया। मैन ऑफ द सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कौन बने? जसप्रीत बुमराह। 32 विकेट इन्होंने लिए थे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को 2024-25 की। जल्लीकट्टू उत्सव 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? तो मकर संक्रांति पर जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है तमिलनाडु राज्य में। बैलों की दौड़ है, जहां पर इंसानों को भी कभी कभी हार्म हो जाते हैं क्योंकि भीड़ में बैल दौड़ते हैं। तो ये जल्लीकट्टू उत्सव मकर संक्रांति पर तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, तो मकर संक्रांति पर मनाया गया। 18th प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहां किया गया? अभी मैंने आपको बताया कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? ओडिशा के भुवनेश्वर में, और शुरुआत की गई थी 2003 में। ठीक है, सबसे पहली बार। श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण मकर विलक्कू फेस्टिवल चर्चा में रहा, यह किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है? तो मकर विलक्कू उत्सव मकर संक्रांति पर ही मनाया जाता है भारत के केरला स्टेट में। केरल में शबरीमला मंदिर है जहां पर भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है। वहां पर 41 डेज का व्रत भी रखा जाता है भगवान अयप्पा के लिए, और यहीं पर मकर संक्रांति पर मकर विलक्कू फेस्टिवल भी आयोजित किया जाता है। बहुत भीड़ हुई थी अभी श्रद्धालुओं की शबरीमला में, केरला स्टेट में, जिसके कारण वहां की जो स्थानीय गवर्नमेंट है उसने जो एनजीओज है उन्होंने अनुरोध किया था पुलिस से कि भैया आप व्यवस्था को संभालिए क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती जा रही है। तो मकर विलक्कू फेस्टिवल सुर्खियों में था। केरला स्टेट का फेस्टिवल है, शबरीमला मंदिर पर मकर संक्रांति पर मनाया जाता है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन नियुक्त किए गए? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट या अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू को नियुक्त किया गया। देखिए, भारत में एथलेटिक्स खेलों में सभी जो खिलाड़ी उनको प्रशिक्षण देना, नेशनल और इंटरनेशनल खेलों के लिए उन्हें ट्रेन करना एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है। बहादुर सिंह सागू जो कि एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं शॉर्ट पुट खेलों में, ये हाल ही में इस संस्था के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए। अभी तक एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे आदिल सुमरीवाला, अब इनका स्थान लिया है किसने? बहादुर सिंह सागू ने। मार्टिन गुप्टिल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? मार्टिन गुप्टिल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से हाल ही में संन्यास लिया है। न्यूजीलैंड के बहुत ही फेमस क्रिकेट प्लेयर रहे हैं मार्टिन गुप्टिल। गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम किस राज्य के वन विभाग ने लॉन्च किया? गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम को लॉन्च किया है कर्नाटका के वन विभाग ने। कर्नाटका का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने एक ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम को शुरू किया है, जहां पर कोई भी व्यक्ति शिकायत को रजिस्टर कर सकता है वन क्षेत्र में किसी भी क्राइम से संबंधित। ठीक है, और जल्दी से एक अलार्म सिस्टम भी है यहां पर। अगर वहां की जो फॉरेस्ट ज्योग्राफी अगर वो बदली हुई दिखाई देती है तो ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये अलार्म करता है अधिकारियों को कि भैया वो एक्शन लें जल्दी से जल्दी। तो कर्नाटका के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली को हाल ही में शुरू किया है। प्रीतिश नंदी का हाल ही में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रीतिश नंदी बहुत ही फेमस फिल्म मेकर थे जिनका हाल ही में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हिंदी और इंग्लिश की 24 फिल्मों को इन्होंने प्रोड्यूस किया है ना। पद्मश्री इन्हें दिया गया था 1977 में। प्रीतिश नंदी फिल्म मेकर, 73 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका निधन हो गया। हाल ही में साइंटिस्ट डॉक्टर राजा गोपाल चिदम्बरम का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो एक परमाणु वैज्ञानिक है, बहुत ही फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट राजा गोपाल चिदम्बरम।
हमने जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, जैसे इंदिरा गांधी के समय में लाफिंग बुद्धा, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1998 में, उस समय परमाणु इंजीनियर या न्यूक्लियर इंजीनियर के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक साइंटिस्ट के, न्यूक्लियर साइंटिस्ट के रूप में इनकी भूमिका देखने को मिलती है। बार्क के डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके हैं। 1975 में इन्हें पद्मश्री दिया जा चुका है और 1999 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। राजा गोपाल चिदम्बरम, हाल ही में इनका निधन हो गया। भारत में आयोजित हुए खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभंकर कौन है? तो हाल ही में देखिए खो खो वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप था खो खो का, 2025 में इंडिया में आयोजित किया गया। इसके शुभंकर थे तेजस और तारा, हिरणों के दो जोड़ी, है ना, दो हिरणों का एक पेयर था जिसको नाम दिया गया था तेजस और तारा। ये शुभंकर या मैस्कॉट थे खो खो वर्ल्ड कप 2025 के। इसके ब्रांड एम्बेसडर थे सलमान खान, और ये अभी जीता किसने पता है? इंडिया ने। पहला खो खो वर्ल्ड कप मेंस और विमेंस दोनों कैटेगरी का इंडिया ने फाइनल में नेपाल को हराकर जीता है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना को लॉन्च किया है ओडिशा सरकार ने। इस योजना के तहत जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं 11th और 9th और 11th के, उनको 2 लाख रुपए तक, 2 लाख ऐसे स्टूडेंट जो कि ट्राइबल स्टूडेंट है, उनको 5,000 रुपए एक मुश्त वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ओडिशा सरकार के द्वारा 9th और 11th के ट्राइबल स्टूडेंट्स को। 2 लाख स्टूडेंट यहां पर लाभान्वित होंगे। 5,000 रुपए वार्षिक उनको आर्थिक सहायता एक मुश्त दी जाएगी उनके अकाउंट में। तो ओडिशा सरकार ने लॉन्च की है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना। किस राज्य में भारत के पहले ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर का शुभारंभ किया गया? तो भारत के पहले ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर का शुभारंभ किया गया सिक्किम राज्य में। सिक्किम में देखिए जैविक मत्स्य पालन और जो जलीय कृषि है, एक्वाकल्चर, इनके विकास के लिए सिक्किम के सोरंग जिले में जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया है। इंडिया का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर है। आपको पता है 2016 में पूर्णतः जैविक खेती अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? सिक्किम था। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारत के किस फॉर्मर प्रेसिडेंट के स्मारक का निर्माण राजघाट परिसर में किए जाने को मंजूरी प्रदान की है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारत के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट है जिनका नाम है प्रणब मुखर्जी, इनके स्मारक का निर्माण राजघाट परिसर में किए जाने को मंजूरी प्रदान की। 2012 से 2017 तक ये भारत के 13वें प्रेसिडेंट थे। 2008 में पद्म विभूषण इन्हें दिया जा चुका है प्रणब मुखर्जी को, और 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया था। अब दिल्ली में जो राजघाट है, राजघाट परिसर, गांधी जी की समाधि है, उसी परिसर में प्रणब मुखर्जी का स्टेचू लगाया जाएगा। नई दिल्ली में नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के 8वें संस्करण का इनॉग्रेशन किसने किया? तो भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का 8th एडिशन आयोजित किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में। और इनॉग्रेशन किया है पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं वर्तमान में। कौन? पीयूष गोयल। कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अधिकतम कितने लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा? तो एक स्कीम है कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम। देखिए इसको चंडीगढ़ में 2024 में शुरू किया गया था, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चंडीगढ़ में शुरू किया गया और उस वक्त 6 राज्यों में लागू किया गया था। इसमें होता क्या है, जो एक्सीडेंट में वाहन से घायल जो जितने भी पेशेंट है उनका बीमा क्या होता है ना, कि शुरुआत में जैसे हम हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो सबसे पहली जो नीड है ना वो पैसा है। कोई मरीज आया है, कोई एक्सीडेंट का केस आया है, तो हॉस्पिटल लेते नहीं है कि भाई कौन देगा इनका पेमेंट। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम। पहले पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। 7 दिन तक, है ना, 7 दिन तक प्रति दुर्घटना प्रति व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस ट्रीटमेंट उस व्यक्ति को दिया जाएगा।
मरीज को दिया जाएगा। किस स्कीम के तहत? कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम के तहत। अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का कवर है, कैशलेस इलाज है 7 दिनों के अंदर। वर्ल्ड हिंदी डे हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो पहली चीज तो ये कि वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। शुरुआत की गई थी 2006 में। अब 2006 में क्या हुआ था? तो देखिए, भारत में 1975 में पहला वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था नागपुर में। तो उसकी जो एनिवर्सरी 2006 में मनाई गई, उस दिन वर्ल्ड हिंदी डे को अनाउंस किया गया और पहली बार मनाया गया। तब से लेकर हर साल वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में हिंदी को प्रमोट करने के लिए, लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए। 2025 में द ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड वर्ल्ड हिंदी डे की थीम है। हिंदी द ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड, यह थीम है वर्ल्ड हिंदी डे की। ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ग्रीन जीडीपी के लिए इकोसिस्टम, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसका मूल्यांकन करने वाला पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़ राज्य। अभी तक देखिए, जीडीपी को काउंट किया जाता था, लेकिन अब जीडीपी को काउंट करते वक्त यह भी देखा जाएगा कि भैया जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनको कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, और उसको जीडीपी में से माइनस किया जाएगा। तो फिर एक्चुअल जो जीडीपी निकलेगी वो होगी ग्रीन जीडीपी। तो ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन? छत्तीसगढ़ राज्य। 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कितने लोगों को दिया गया? 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है 4 लोगों को। यहां पर 4 लोगों के मैं आपको नाम बता देता हूं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड भी दिए गए हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिए गए हैं। डेली करंट अफेयर में मैंने आपको सारा पढ़ा है, यहां पर केवल मैं आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बता देता हूं। तो 4 खिलाड़ी कौन? डी गुकेश, आपको पता है लास्ट ईयर यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन रहे हैं डी गुकेश। चेस खेल से संबंधित है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में जो हमने ब्रॉन्ज जीता था हमारी हॉकी टीम ने, उसके कैप्टन। फिर प्रवीण कुमार, पैरा एथलेटिक्स, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने पेरिस पैरालंपिक में T64 कैटेगरी हाई जंप कैटेगरी है, T64 हाई जंप कैटेगरी। तो इसमें गोल्ड मेडल जीता है पैरा एथलेटिक्स में प्रवीण कुमार ने, ठीक है, हाई जंप। मनु भाकर, आपको पता है 2 मेडल जीतने वाली एक ही ओलंपिक में भारत की एकमात्र खिलाड़ी। शूटिंग में इन्होंने 2 मेडल जीते थे पेरिस ओलंपिक में। फर्स्ट इंडियन टू विन 2 मेडल इन सिंगल एडिशन ऑफ ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक 2024। तो ये 4 खिलाड़ियों को दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। 2024 के अंत में त्रिनिदाद और टोबैगो देश में हत्या और अपराध की बढ़ोतरी के कारण नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। त्रिनिदाद और टोबैगो देश किस महासागर में स्थित है? तो ये देखने को मिलेंगे अटलांटिक ओशियन में। कैरेबियाई कंट्री है त्रिनिदाद और टोबागो या टोबैगो, इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं। पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी कैपिटल है और कैरेबियन सी में ये देखने को मिलता है। देखिए 15 लाख ही इसकी आबादी है और एक साल में 1000 हत्या के मामले ऑलमोस्ट यहां पर देखने को मिले। 1000 कम है लेकिन जनसंख्या के हिसाब से बहुत ज्यादा है। 15 लाख जनसंख्या में 1000 हत्या हो जा रही एक साल में। तो इसीलिए इस देश ने क्या किया है, त्रिनिदाद और टोबैगो ने अपने यहां पर इमरजेंसी को अनाउंस किया, नेशनल इमरजेंसी को। अटलांटिक ओशियन में कैरेबियन सागर में स्थित देश है। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल लिपि जो देख नहीं सकते, वो जो पढ़ते हैं ना, ब्रेल लिपि है। वो उस ब्रेल लिपि के आविष्कारक हैं लुई ब्रेल। इनका जन्म दिवस है 4 जनवरी को, तो उसी की याद में वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है 4 जनवरी को। प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 का खिताब किस टीम ने जीता है? प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई थी 2014 में।
पहला सीजन जयपुर पिंक पैंथर ने जीता था, अभिषेक बच्चन का वो टीम है। अभी 11वां सीजन आयोजित किया गया और फाइनल मुकाबले में हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को हराकर प्रो कबड्डी लीग का 11वां सीजन अपने नाम किया। तो विनर हो जाती है हरियाणा स्टीलर्स और रनर अप हो जाती है पटना पायरेट्स। 2014 में शुरुआत की गई थी। लास्ट सीजन जो 10वां सीजन है वो पुनेरी पल्टन ने अपने नाम किया था। अब 11वां सीजन हरियाणा स्टीलर ने जीता है। इसरो के नए चेयरमैन वी नारायणन किसके स्थान पर नियुक्त किए गए हैं? तो हमारा जो इंपॉर्टेंट न्यूज है ना वो ये है कि इसरो के नए चेयरमैन कौन बने? वी नारायणन। किसके स्थान पर अपॉइंट किया गया? इन्हें एस सोमनाथ के स्थान पर अपॉइंट किया गया है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी। इसके अध्यक्ष हैं नए जो अपॉइंट हुए हैं वी नारायणन। किसके स्थान पर? एस सोमनाथ के स्थान पर। हाल ही में पश्चिम बंगाल टीम ने किस टीम को हराकर संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो पश्चिम बंगाल टीम ने केरला टीम को हराकर संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता। तेलंगाना के हैदराबाद में जीएमसी बाल योगी स्टेडियम में फाइनल खेला गया था। 78वां एडिशन है संतोष ट्रॉफी का। ठीक है, वेस्ट बंगाल ने संतोष ट्रॉफी के फाइनल में केरला को हराकर यह खिताब जीता है। 78th एडिशन। सबसे पहली बार संतोष ट्रॉफी की शुरुआत की गई थी 1941 में। फर्स्ट एडिशन 1941-42 में बंगाल ने दिल्ली को हराकर जीता था। और अब संतोष ट्रॉफी 78वां एडिशन 2024-25 का खिताब पश्चिम बंगाल की टीम ने जीता है फाइनल में केरला को हराकर। स्टम्प्ड पुस्तक किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? तो 1983 जो हम वर्ल्ड कप जीते थे क्रिकेट में, उस टीम में एक मेंबर थे जिनका नाम है सैयद किरमानी। इनकी ऑटोबायोग्राफी हाल ही में रिलीज की गई जनवरी 2025 में स्टम्प्ड के नाम से। 1 जनवरी 2025 से शेंगेन क्षेत्र में कौन से देश शामिल हुए हैं? तो 1 जनवरी 2025 को शेंगेन क्षेत्र में यूरोप के 2 देश शामिल हुए, बुल्गारिया और रोमानिया। शेंगेन क्षेत्र जानते क्या है? यूरोप के कुछ देशों का एक संगठन है जिसके तहत इंटर स्टेट एक दूसरे देशों को, नागरिकों को बिना रोके टोके आने जाने दिया जाता है, बिना किसी चेकिंग के, है ना। तो ये इन देशों के मध्य का एक बोल सकते हैं समझौता है, और जो भी इस समझौते में शामिल होता है वो शेंगेन एरिया के देश कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का, हमारे तो पड़ोसी देश भी ऐसे रद्दी हैं सारे के सारे। मान लो फॉर एग्जाम्पल इंडिया का नेपाल से, है ना, नेपाल, ठीक है, नेपाल से जैसा हमारा, नेपाल में जब हम जाते हैं ना तो बस हमसे आईडी देखते हैं, वैसे बैग भी चेक किए जाते हैं, पर ठीक है आने जाने दिया जाता है बिना पासपोर्ट वीजा के। लेकिन जो शेंगेन क्षेत्र में यूरोप के देश है वो बाउंड्री भी खुली है, एक दूसरे के नागरिक आईडी देख ली और आने जाने दिया जाता है, तो ये शेंगेन क्षेत्र कहलाता है। 27 मेंबर अभी तक थे, अब 29 हो गए हैं। बुल्गारिया और रोमानिया 1 जनवरी 2025 से शेंगेन क्षेत्र में इंक्लूड हुए हैं, ऐड हुए हैं। 18th सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य आयोजित की जाती है? तो अभी आयोजित हुई थी, अभी चल रही है वैसे। 18th सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें, खत्म हो चुकी है, सॉरी, 29 दिसंबर को यह शुरू हुई थी और 13 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो आयोजित हो चुकी है। किन 2 देशों के मध्य में? इंडिया और नेपाल के मध्य में। सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज किन 2 देशों के मध्य में आयोजित की जाती है? इंडिया और नेपाल के मध्य में। इस साल 18th एडिशन का आयोजन किया गया, दिसंबर के एंड में शुरू हुई और 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के सलझंडी में इसका आयोजन किया गया। इसके पहले जो 17th एडिशन था वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इंडिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, नवंबर दिसंबर 2023 में। और अब 18th एडिशन सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज नेपाल में, इंडिया और नेपाल के मध्य में आयोजित की जाती है। ओसामू सुजुकी को मरणोपरांत हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया था? तो जापान के एक बहुत ही फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं,
ओसामू सुजुकी मर चुके हैं, मृत्यु हो चुकी है, निधन हो चुका है इनका। इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है हाल ही में 2025 में। इनको पद्म भूषण दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2007 में, और अब 2025 में इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। 7 लोग जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया उनमें से एक है ओसामू सुजुकी, जापान के इंडस्ट्रियलिस्ट। वर्ल्ड रैपिड विमेंस चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? वर्ल्ड रैपिड विमेंस चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता कोनेरू हम्पी ने। इसका आयोजन हाल ही में न्यूयॉर्क में किया गया था। फाइनल मुकाबले में इंडिया की कोनेरू हम्पी ने इंडोनेशिया की चेस प्लेयर को हराया, नाम छोड़ दो, इंडोनेशियन चेस प्लेयर को हराया, और महिला शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता। वैसे इसके पहले कोनेरू हम्पी 2019 में भी इस प्रतियोगिता को जीत चुकी है। वर्ल्ड रैपिड विमेंस चेस चैंपियनशिप 2024, कोनेरू हम्पी शतरंज की खिलाड़ी है, ये याद रखना। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हाल ही में निधन हो गया। इन्हें 2002 में किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था? तो जिमी कार्टर हाल ही में इनका निधन हुआ है। अमेरिका के 39th प्रेसिडेंट के रूप में ये काम कर चुके हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में भी कार्यरत रहे हैं, इसलिए 2002 में इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल ऑफ पीस 2002 में। अमेरिका के 39वें प्रेसिडेंट जिमी कार्टर का हाल ही में निधन हो गया। देश के पहले ग्लास ब्रिज का इनॉग्रेशन किस राज्य में हुआ है? तो देश का पहला ग्लास ब्रिज है ना, इसका इनॉग्रेशन किया गया है तमिलनाडु राज्य में। 33 करोड़ की लागत से यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी क्षेत्र में बनाया गया है। कन्याकुमारी के तट पर एक तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है और 113 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर की प्रतिमा देखने को मिलती है, एक तमिल कवि है। तो इन दोनों प्लेसेस को जोड़ने के लिए एक ग्लास ब्रिज बनाया गया, कहां पर? तमिलनाडु राज्य में। 37 करोड़ की लागत से 77 मीटर लंबा है और 10 मीटर इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है। इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज तमिलनाडु। दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो यह है काम्या कार्तिकेयन। मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की एक छात्रा है, मात्र 17 साल इनकी एज है। दुनिया की 7 महाद्वीपों की 7 सर्वोच्च चोटियों को इन्होंने फतेह किया है। फॉर एग्जाम्पल एशिया में माउंट एवरेस्ट है ना, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो कॉस्यूस्को, इसी तरह अफ्रीका में जाए तो किलिमंजारो। इसी तरीके से 7 महाद्वीपों की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं उन सभी को फतह करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला काम्या कार्तिकेयन। किस संस्थान के शोधकर्ताओं के द्वारा शॉकवेव आधारित सुई रहित सिरिंज विकसित की गई है? अब अभी क्या होता है, हम इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो जो सुई लगाते हैं ना बहुत दर्द करती है और डर भी लगता है काफी। तो अभी एक संस्थान है, वहां के जो रिसर्चर्स है ना, उन्होंने क्या किया है, शॉकवेव आधारित सुई रहित सिरिंज विकसित की है। मतलब सुई रहित, सुई नहीं है, शॉक वेव के आधार पर ही दवाई को इंजेक्ट कर दिया जाएगा बॉडी में, दर्द भी नहीं होगा। महिलाओं के लिए रामबाण, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को डर लगता है इंजेक्शन से। यह काम किया है आईआईटी बॉम्बे ने। तमु लौसार त्योहार मुख्य रूप से भारत के किस पड़ोसी देश में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो तमु लौसार त्योहार नेपाल के जो समुदाय है स्थानीय, उनके द्वारा न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। वैसे भारत में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरिया ये भी मनाते हैं तमु लौसार त्योहार को, लेकिन यहां पर देश का नाम पूछा है तो ये नेपाल के जो गोरखा है ना, स्पेशली गोरंग समुदाय वहां का, वो मनाता है न्यू ईयर के रूप में तमु लौसार त्योहार को। 1 जनवरी 2025 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 1 जनवरी 2025 को डीआरडीओ का 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत डीआरडीओ काम करता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है।
समीर वी कामत वर्तमान में अध्यक्ष हैं डीआरडीओ के। 1 जनवरी 2025 को 67th स्थापना दिवस मनाया गया डीआरडीओ का। 1 जनवरी 2025 को देश में रिसर्च आर्टिकल्स एंड जर्नल्स तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी प्रदान की? तो देखिए, रिसर्च आर्टिकल्स और जर्नल्स तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। जितने भी आर्टिकल्स हैं, रिसर्च आर्टिकल्स हैं, वो सभी इस एक साइट पर पूरे इंडिया के लोगों को, जिस भी यूनिवर्सिटी को चाहिए, किसी छात्र को चाहिए, किसी संस्था को चाहिए, तो सारे रिसर्च जर्नल्स आर्टिकल्स वो एक ही वेबसाइट पर एक ही एक्सेस से हर व्यक्ति को मिल जाएंगे। तो ये योजना है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। इस योजना के लिए आगे आने वाले 3 साल में 2025, 26 और 27 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। भोपाल गैस ट्रेजेडी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का निपटान किया जा रहा है। भोपाल गैस कांड किस वर्ष हुआ था? तो आपको पता है, अभी जो यूनियन कार्बाइड है, भोपाल का यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री है, वहां पर 2-3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था, जहां पर MIC गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। काफी सारे 3-4 हजार भोपाल के लोग मारे गए थे रातों रात। अब इसके कचरे को, जो जहरीला कचरा है ना, उसको डंप किया जा रहा है इंदौर के पास धार जिले के पीतमपुर औद्योगिक केंद्र में। तो 1984 में हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2 चरण में आयोजित किए जा रहे हैं। पहला चरण हो चुका है जनवरी में लद्दाख में, दूसरा चरण इस महीने के मिड में या एंड में होगा जम्मू कश्मीर राज्य में। तो लद्दाख के लेह और जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जा रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। इस साल ये 5th एडिशन है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत की गई थी 2020 में। 2025 में लेह, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जा रहा है। तमिराभरणी, करुमेनियार और नंबियार रिवर लिंक प्रोजेक्ट या स्कीम किस राज्य में शुरू की गई है या की जा रही है? तो तमिलनाडु के सीएम जो है MK स्टालिन, इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है राज्य में एक नदी जोड़ो परियोजना को तमिराभरणी करुमेनियार नंबियार रिवर लिंक प्रोजेक्ट। तमिलनाडु राज्य में 3 नदियों का आपस में जोड़ा जाएगा। तो ये रिवर लिंक प्रोजेक्ट तमिलनाडु राज्य का प्रोजेक्ट है। अनाउंस किया गया था जनवरी में और फरवरी में इसको इनोग्रेट किया जाएगा, मतलब फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा इस योजना का। पराक्रम दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस हर साल मनाया जाता है 23 जनवरी को। जानते किसकी जन्म तिथि है? सुभाष चंद्र बोस की। तो सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि 23 जनवरी को पूरे इंडिया में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में देश की फर्स्ट कोस्टल एक्वाटिक बर्ड सेंसस शुरू की गई है? तो तटीय जलचर पक्षी गणना इंडिया की पहली, इसे शुरू किया गया है भारत के गुजरात राज्य में। भारत में पहली बार गुजरात सरकार और बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात ने जामनगर, गुजरात के जामनगर में जो मरीन नेशनल पार्क और मरीन सेंचुरी है, वहां पर तटीय और जली पक्षियों की गणना शुरू की थी। तो भारत के पहली बार है ना, जो तटीय जलचर पक्षी गणना इंडिया में पहली बार कहां आयोजित की गई? तो यह की गई है गुजरात राज्य में। तमिलनाडु में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है? अच्छा, 14 जनवरी को पूरे इंडिया में मकर संक्रांति मनाई जाती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पोंगल। कहां पर? तमिलनाडु में। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में, चंडीगढ़ के क्षेत्रों में लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। ऐसे अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। मकर विलक्कू, अभी हमने पढ़ा था केरला स्टेट में शबरीमला में मकर संक्रांति के पर्व को, है ना, मकर विलक्कू के नाम से मनाया जाता है। उसी तरीके से तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है।
किस मिनिस्ट्री ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। 2025 में डिफेंस सेक्टर में प्रोडक्शन को बढ़ाना, इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। लास्ट क्वेश्चन आज के मंथली करंट अफेयर वन लाइनर का, एटीकोप्पा का खिलौना किस राज्य की 400 साल पुरानी परंपरा का हिस्सा है? तो एटीकोप्पा का खिलौना आंध्र प्रदेश की 400 साल पुरानी परंपरा का हिस्सा है। अभी सुर्खियों में क्यों है? 26 जनवरी को जो परेड हुई थी उसमें राज्य और यूनियन टेरिटरी की झांकी की कैटेगरी में तीसरा स्थान प्राप्त किया है आंध्र प्रदेश की झांकी ने, और वो झांकी एटीकोप्पा का खिलौने पर आधारित थी। शार्प एजेस नहीं होते हैं इन खिलौनों में, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो जीआई टैग प्राप्त खिलौने हैं, 2017 में इनको जीआई टैग दिया जा चुका है आंध्र प्रदेश में। तो सुर्खियों में रहे थे क्योंकि झांकी अनाउंस हुई थी, तीसरा प्राइज मिला था आंध्र प्रदेश की झांकी को। तो एटीकोप्पा का खिलौना सुर्खियों में था, आंध्र प्रदेश की 400 साल पुरानी परंपरा का हिस्सा है। ओके, तो यहां पर जनवरी 2025 के जितने भी वन लाइनर करंट अफेयर है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी करंट अफेयर को यहां पर हमने डिस्कस किया। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। यहां पर 100 आवर जीएस के कोर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है स्टैटिक पोर्शन के लिए, आप उसे पढ़ सकते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ पूरे जीएस को वहां पर 100 आवर में कवर करवाया गया है। आई होप सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।